नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गो रक्षकों पर दो टूक बोला। उनके बोलने से सार्वजनिक बहस, सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया हुई। बतौर निष्कर्ष कई अर्थ चर्चित है, जैसे यह कि वे देर से बोले और कम बोले। प्रधानमंत्री ने फर्जी गो रक्षकों से सावधान रहने की बात कही। प्रधानमंत्री की बात के 10 तरह के अर्थ है। इसमें मूल बात गो रक्षा है। गो रक्षा की बात समाज और देश को बांटती है। इसी थीसिस पर कांग्रेस और सेकुलर लेफ्ट पार्टियां गो हत्या पाबंदी के विरोध में रही है। तब संघ परिवार और भाजपा ने क्यों इस मुद्दे को आगे किया? फिर ताजा विवाद में यह पेच भी उभरा है कि प्रधानमंत्री का बोलना या न बोलना दोनों स्थितियां संकटदायी है। पिछले 2 वर्षों में कई बात के बतंगड़ हुए। छोटी और लोकल घटनाएं राष्ट्रीय बहस और देश की राजनीति में धमाल बना गई। बार बार कहा गया कि नरेंद्र मोदी बोलते क्यों नहीं। प्रधानमंत्री का यह कहना गलत नहीं है, उनका हर बात पर बोलना सही नहीं होगा। यदि ऐसे बोलने लगे तो वे 24 घंटे बस बोलते रहेंगे। अपनी जगह हकीकत है कि मोदी के विरोधी चतुर है। वे ऐसे विवाद बना दे रहे हैं जिसका चौतरफा हल्ला होता है। उसमें अंततः प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है। तथ्य है कि बवाल उन मुद्दों पर बनता है जो भाजपा के कोर इशू है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर दुविधा में है, लेकिन पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि संघ और पार्टी दोनों की तरफ से लिया गया फीडबैक और शुरुआती सर्वेक्षणों में सुझाव दिया गया है कि पार्टी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक दिल्ली में किरण बेदी के नेतृत्व में भाजपा भले दिल्ली में हारी, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा का वोट बढ़ा था। पर जिन राज्यों में दावेदार नहीं पेश किए गए, वहाँ भाजपा की वोट घटे हैं। एक कारण ये भी है कि दूसरी सभी पार्टियों ने चेहरे घोषित कर दिए हैं, जिससे उनका कोर वोट उनके साथ एकजुट हो रहा है। मायावती के साथ दलित और अखिलेश के साथ यादव वोट जोड़ा है, तो कांग्रेस ने शीला दीक्षित के जरिए ब्राह्मण वोट को जोड़ने की कोशिश की है। भाजपा गैर यादव और सवर्ण वोट साथ लेना चाहती है, तो उसे इन दोनों समूहों से ही नेता घोषित करना होगा। जानकार सूत्रों के मुताबिक भाजपा का दांव गैर यादव पिछड़ा वोट पर है। इस समूह की जातियों से उसके पास केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, विनय कटियार, उमा भारती जैसे अनेक नेता हैं। सवर्ण नेताओं में महेश शर्मा, योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा, मनोज सिन्हा जैसे कई नेता हैं। फिर भी इन दोनों समूहों से कोई नेता ऐसा नहीं है जिससे सबके वोट मिलने का भरोसा बनता हो। इसलिए पार्टी नेतृत्व अभी दुविधा में है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता झारखंड संकट की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, तभी उन्होंने अब तक सब कुछ त्रिवेंद्र सिंह रावत पर छोड़ा हुआ था। 2014 में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले विनोद पांडे को हटाकर रावत को प्रभारी बनाया गया था, लेकिन चुनाव के समय सब कुछ धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव ने संभाला। उसके बाद पार्टी ने सब कुछ मुख्यमंत्री रघुवर दास के जिम्मे छोड़ दिया। यह रहस्य भी किसी को समझ में नहीं आया कि ताला मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनाया गया। मुख्यमंत्री से दुखी चल रहे प्रदेश के कुछ नेताओं, खास तौर से एक मंत्री और एक सांसद का नाम इसमें बताया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में पार्टी के पदाधिकारी चुने और कार्यकारिणी बनाई, उससे संकट और बढ़ गया। अब कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद उनको हटाया जाएगा। जानकार सूत्रों का कहना है कि झारखंड में पार्टी के आदिवासी नेताओं में नाराजगी है। पिछले दिनों कई आदिवासी नेता एक वरिष्ठ मंत्री के यहाँ जुटे थे। इसके बाद आदिवासी दिवस के मौके पर अर्जुन मुंडा व हेमंत सोरेन ने एक साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। CNT एक्ट को लेकर 2 बड़े आदिवासी नेताओं शिवशंकर उरांव और गायत्री कुजूर ने सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ताला मरांडी ने उनके सुर में सुर मिलाया, तो कुल मिलाकर संकट गहराया है। ऐसे में मुख्यमंत्री का 1 हफ्ते का विदेश दौरा होना है, लेकिन कई जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्रियों के विदेश दौरे के दौरान झारखंड में बहुत उलटफेर होता है, इसलिए पहले संकट सुलझाना चाहिए। भारत में इन दिनों वेतन बढ़ाने की मुहिम चल रही है। विधायक से लेकर सांसद, CM से लेकर PM और राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक का वेतन बढ़ाया जा रहा है। पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने अपने विधायकों का वेतन 4 गुना बढ़ा दिया था। तब इसकी बड़ी आलोचना हुई थी। अब कहा जा रहा है कि अधिकारों को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग ने इसकी फाइल मंगाई है और इस पर फिर से विचार हो सकता है। इसके बाद सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी, जिसके बाद वेतन बढ़ोतरी का सिलसिला और तेज हो गया। अब सांसदों की सुविधाओं और वेतन भत्तों पर विचार करने वाली संसदीय समिति ने वेतन
वेतन बढ़ाने की सिफारिश की है। सांसदों को खुद ही तय करना है कि उनका वेतन कितना बढ़ाया जाए। क्योंकि महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसी मुख्यमंत्रियों का वेतन प्रधानमंत्री से ज्यादा हो गया है, इसलिए प्रधानमंत्री का भी वेतन बढ़ना है। ऐसे ही 7वें वेतन आयोग के बाद कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव का वेतन 2 लाख रुपए हो गया है, इसलिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों का भी वेतन बढ़ना है। गृह मंत्रालय इनके वेतन बढ़ाने की सिफारिश का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में रखने वाला है। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही सांसदों की वेतन बढ़ोतरी का फैसला होगा। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश से बाज आना चाहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि भारत को आतंकवाद का महिमा मंडन कतई मंजूर नहीं है और पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बाज आना चाहिए। सुषमा ने कहा कि 8 जुलाई को हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्लामाबाद में कई देशों के राजदूतों से इस बारे में बात की, जिनमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों, यूरोपीय संघ, इस्लामिक सहयोग संगठन और आसियान देश शामिल हैं। सुषमा ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाजित हिस्सा है और भारत ने पाक की इस तरह की कार्रवाई और कर्तव्यों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सुषमा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय नागरिक हैं और सरकार को उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की दुष्प्रचार की कोशिशों का मुकाबला करने के लिए अन्य देशों से बात की है। गौरतलब है कि बुरहान वानी के मारे जाने के विरोध में जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई को पाक ने मानवाधिकार उल्लंघन बताया है। पिछले दिनों दलितों पर अत्याचार की घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आलोचना किए जाने को लेकर आज कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने उन पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय ने कहा कि दलितों के दर्द पर उनकी पीड़ा की वजह विदेशी मीडिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनके खिलाफ माहौल नहीं बनाए। दिग्विजय ने इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल की ओर से बीफ निर्यात पर पाबंदी की मांग को लेकर आयोजित संगोष्ठी में ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री गो हत्या के नाम पर हिंसा करा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिन असामाजिक तत्वों की बात कर रही हैं, उनमें से अधिकांश का भाजपा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुकात है। उधर आज दलित उत्पीड़न मामले पर लोकसभा में चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी को लगातार झटका लग रहा है। आज कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों ने पाला बदलकर भाजपा का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के 3, बसपा के 2 और समाजवादी पार्टी के 1 विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में कांग्रेस के विधायक संजय जायसवाल, माधुरी वर्मा और विजय दुबे, बसपा के विधायक राजेश त्रिपाठी और बाला प्रसाद अवस्थी और समाजवादी पार्टी के विधायक शेर बहादुर भाजपा में शामिल हुए। इससे पहले कल बुधवार को ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के 4 विधायकों ने बसपा का दामन थामा था। देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कन्हैया कुमार को मिली अंतरिम जमानत रद्द करने की अपील को खारिज कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार की जमानत रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में दाखिल याचिकाओं में रिहाई के बाद कन्हैया के सेना के खिलाफ बयानों और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को देश विरोधी और जमानत की शर्तों का उल्लंघन करार देते हुए अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कन्हैया ने अदालत के शर्तों का उल्लंघन किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जमानत रद्द करने की कोई राय नहीं दी थी और फैसला हाईकोर्ट पर छोड़ दिया था। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आफ्स्पा हटाने की मांग को लेकर करीब 16 सालों तक संघर्ष करने वाली इरोम शर्मिला ने 9 अगस्त को अपना अनशन तोड़ने के बाद आज कहा कि वो अगर राजनीति में फेल हुई तभी शादी करेंगी। इरोम ने कहा कि अगले साल होने वाले मणिपुर विधानसभा चुनाव में वो हिस्सा लेंगी। अगर लोगों ने उन्हें एक राजनेता के तौर पर पसंद नहीं किया तभी वो अपनी जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत करेंगी, यानी शादी करेंगी। दरअसल शर्मिला एक ब्रिटिश नागरिक डेस्मंड कुटिन्हो से शादी करना चाहती है। शर्मिला ने कहा कि वो मणिपुर विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मौजूदा मुख्यमंत्री ओकरम इबोबी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हैं। शर्मिला ने कहा कि आफ्स्पा को हटाने के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगी और उनका मुख्य चुनावी मुद्दा आफ्स्पा को हटाना है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार उन मुद्दों में घेरा गया है जिनसे उनकी सरकार का कोई लेना देना नहीं रहा है। मामूली बात नहीं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने संपादकीय लिखकर दलित उत्पीड़न की घटना पर नरेंद्र मोदी के मौन पर सवाल किए। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। प्रधानमंत्री आमतौर पर कम बोलते हैं,
नरसिंह राव और मनमोहन सिंह तो दो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने न बोलने की नीति बना ली थी। उनका मौन अपने विरोधियों के हर हमले का जोरदार जवाब था। लेकिन नरेंद्र मोदी की स्थिति थोड़ी अलग है। उनका चुप रहना भी विवाद का कारण है और बोलने से तो बात का बतंगड़ ही बन रहा है। प्रधानमंत्री कश्मीर की समस्या पर 1 महीने चुप रहे और दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर भी 2 हफ्ते बाद बयान दिया। इन दोनों मसलों पर जब तक उन्होंने बयान नहीं दिया था तब तक इस बात की मांग होती थी कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। जब उन्होंने बोला तो उस पर अलग विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश जाकर कश्मीर को एड्रेस किया, संसद में क्यों नहीं बोले, यह सवाल भी उठा। विरोधी इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहीं से बोले, उनका बोलना उतना ही महत्वपूर्ण है। पर विरोधी दल इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि वे कब बोले और कहां जाकर बोले। मोदी भी इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने एक बात कही तो आगे कई और बात कहने के लिए कहा जाएगा और फिर उनका ज्यादा समय इस कहने सुनने में ही निकल जाएगा। वैसे भी प्रधानमंत्री हर छोटी बड़ी बात पर बयान नहीं देता रह सकता है। मिसाल के तौर पर दलित उत्पीड़न की घटनाओं को लिया जा सकता है। गुजरात के ऊना में या बिहार के मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दलितों की पिटाई की घटनाएं उन राज्यों की कानून व्यवस्था की समस्या है। गौरक्षा के नाम पर अगर हिंसा हुई है तो उसे रोकने और दोषियों को सजा दिलाने का मामला भी राज्यों की पुलिस के हाथ में है। लेकिन इस पर ऐसा विवाद हुआ जैसे इन घटनाओं की रोकने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की हो। अगर केंद्र सरकार ऐसी घटनाओं पर राज्यों को निर्देश देती है या अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बारे में सोचती है तो तुरंत राज्य सरकारें संघीय व्यवस्था का नाम लेकर आलोचना करती हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री ने दलित उत्पीड़न पर कुछ नहीं बोला था, तब जितना विवाद नहीं था उससे ज्यादा विवाद उनके बोलने पर हुआ। एक तरफ विरोधी पार्टियों ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ बोल रहे हैं, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, तो दूसरी ओर हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि प्रधानमंत्री को गौरक्षकों पर इतनी तीखी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हिंदूवादी संगठनों ने उन्हें अगले चुनाव में सबक सिखा देने का संकल्प लेना शुरू कर दिया। इसी तरह कश्मीर के मसले पर भी प्रधानमंत्री के बयान को मुद्दा बनाया गया। हालांकि इन दोनों मसलों पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान भाजपा और आरएसएस की तय नीति के मुताबिक ही है, लेकिन इसे ऐसे पेश किया गया जैसे संघ उनके बयान का समर्थन नहीं कर रहा है। असल में संघ भी चाहता है कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए और समाज को बांटने का मैसेज नहीं जाना चाहिए। संघ और विहिप जैसे संगठन तो दलितों के प्रति अछूत की भावना को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मकसद के लिए मोदी के बयान और उस पर हुई प्रतिक्रिया को मुद्दा बनाया गया। इस पूरे प्रकरण का एक सबक प्रधानमंत्री के लिए यह भी होगा कि उनका चुप ही रहना बेहतर है। पार्टी और सरकार के प्रवक्ता ही बयान देने की जिम्मेदारी निभाएं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद प्रधानमंत्री के बोलने या न बोलने पर चर्चा करेंगे। कानून और व्यवस्था के मामले राज्य सरकार के हैं, मगर दलित उत्पीड़न या दादरी कांड का ठीकरा मोदी सरकार पर फूटा। हकीकत है कि मोदी के विरोधी मुखर और मीडिया में छाए हुए हैं, तभी नरेंद्र मोदी को आए दिन जवाबदेह बनाया जाता है। वे जब बोलते नहीं है तो उनकी आलोचना होती है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षकों पर, दलित मुद्दे पर और फिर कश्मीर मुद्दे पर जो बोला और उसकी प्रतिक्रिया में नेताओं ने या सोशल मीडिया ने जिस तरह की राय दी, उससे ये लगता है कि प्रधानमंत्री न बोले तब भी मुश्किल है और बोले तब भी मुश्किल है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे थे तब शिकायत ये हो रहा था कि प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन जब बोले हैं और उसमें संदेश क्या दिया है, संदेश यही देना चाहते हैं कि हम एंटी दलित, ये जो एक बहुत सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहा है, और देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले भाजपा और नरेंद्र मोदी को एंटी दलित ये मतलब फ्रेम में ले आना, ये बहुत बड़ी एक प्रतिपक्ष की भी राजनीति है। तो उसमें प्रधानमंत्री अगर साफ साफ कहते हैं कि हम दलितों को जो राजनीति है और उसमें वो ये संदेश अगर देना चाहते हैं कि हम एंटी दलित नहीं है, रेदर दलित के बारे में उनके जो भावना है उसको अगर फेस वैल्यू में भी हम क्यों नहीं लेंगे, और उसमें अगर वो जो बोल रहे हैं तो भी हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री नहीं, बोलने के साथ में ये कि संसद में क्यों नहीं बोल रहे हैं, संसद के अंदर बोले, संसद में बहस करे, मतलब जबकि प्रधानमंत्री का इस तरह के मामलों में राज्य सरकार के मामले जितने हैं ये, उसमें केंद्र सरकार का रोल वैसे होता नहीं है। नहीं, देखिए, मुझे जो लगता है कि प्रधानमंत्री का जो स्वभाव है, मतलब हर इंसान का भी तो एक अलग अलग स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होती है।
प्रधानमंत्री जी आप याद कीजिए दादरी के इशू में भी वो भी अखिलेश सरकार को भी क्रिटिसाइज कर सकते थे पहले पब्लिकली कि ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है और अखिलेश सरकार की जो जिम्मेदारी है, लेकिन उस समय भी वो चुप्पी सा थी। मतलब ऐसे नहीं है कि वो बोलते नहीं है, लेकिन किस इशू में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किस प्लेटफॉर्म में बोलेंगे, वो भी अगर हम लोग उनको डिक्टेट करेंगे और वो उनको पसंद नहीं है। तो एक एक प्रधानमंत्री जी का जो अपना अपना स्टाइल होते हैं, इसमें वो ये संदेश देना चाहते हैं, कहां से देंगे, कैसे देंगे, वो अलग बात है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का संदेश है और वो प्रधानमंत्री जी का ही है, मतलब वो जहां भी वो पार्लियामेंट में बोले या पार्लियामेंट के बाहर बोले। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये जो एक कैंपेन कि ये आरएसएस के साथ प्रधानमंत्री जी का झगड़ा और 2 साल हो गया है, अभी ये जो दलित का इशू हो रहा है, इसमें गोरक्षक के इशू में इतना कंडेम करने से विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के साथ वो बेसिकली ये झगड़ा का नतीजा है। जयंत जी, ये नहीं लगता आपको कि सोशल मीडिया हो या बाकी मीडिया हो या राजनेता हो, वो प्रधानमंत्री को हर मुद्दे पर बोलने के लिए जिस तरह गिर रहे हैं, उसके पीछे राजनीति ज्यादा है, जब मुद्दों की जो अहमियत है वो कम है? देखिए, हम ऐसे प्रधानमंत्री 10 साल देख चुके हैं जो कभी बोलते ही नहीं थे, और हम ये बार बार बोलते थे कि मनमोहन सिंह जी कुछ तो बयान दे, कुछ तो बोले। जब नरेंद्र मोदी जी ट्वीट में जो वो खुद बोलना चाहते हैं और वो मन की बात भी बोलते हैं। नहीं, अभी फिर उन्होंने टाउन हॉल में कहा कि मैं कितने विषयों पे बोलूं, मैं अगर बोलता रहूंगा तो हर समय बोलता ही रहूंगा, तो मुझे भी अपने हिसाब से तय करना होगा। देखिए, कभी कभी एक्शन भी तो चाहिए ना, मतलब बोलने से, प्रधानमंत्री बोलने से समस्या का अगर हल हो जाते हैं, तब तो देश के जीडीपी से लेके मतलब हर इशू में प्रधानमंत्री अगर बोलना शुरू कर देते हैं तो कोई काम करने का जरूरत नहीं है, नौकरशाही का भी छुट्टी कर दे सकते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री सुबह से रात तक बोलते रहेंगे। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से लेके साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक और पूरी प्रशासन में जो खूबियां है, उसको जैसे वो मीटिंग करते हैं इंटरनली, सबको पता ही नहीं चलता है। आप ये कह सकते हैं वो ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए कश्मीर पर राज्यसभा में बहस हुई तो उसमें भी गुलाम नबी आजाद ने ये कहा कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं बोलते हैं, जो मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं उसकी बहस में लोकसभा या राज्यसभा में बोले, और मतलब तुरंत बोले। ये एक तरह से विपक्ष का भी आग्रह दबाव वो है। देखिए, विपक्ष को तो बोलना ही पड़ेगा ना। विपक्ष अगर मान लीजिए पहले ही आप प्रधानमंत्री बोल देंगे पार्लियामेंट में, तो उसके बाद और कुछ मांगेंगे, मतलब विपक्ष की जो राजनीति है वो मांगने का राजनीति है। अगर प्रधानमंत्री जी पहले ही वो बोलना शुरू कर देते हैं तो विपक्ष के लिए भी मांग करने के लिए कुछ रहेगा नहीं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी देखिए 15 अगस्त भी कुछ बोलेंगे और उसमें भी वो ज्यादा पॉलिसी ड्रिवन बातचीत करेंगे, लेकिन उसके भी एक माहौल जो है वो कश्मीर से लेके दलित इशू में उनके एक माहौल वो खुद बना रहे हैं धीरे धीरे। और हो सकता है कि 15 अगस्त जो नहीं बोल सकते हैं एज ए स्टेट्समैन, और वो जैसे दलित इशू में, जैसे कश्मीर के इशू में वो बोल रहे हैं, वाजपेयी जी के पहले, हाँ, उसके पहले वो कर लिए हैं। अभी उसके एक पृष्ठभूमि उन्होंने बना दिया जिसके आधार पर अभी 15 अगस्त का भी स्पीच वो करेंगे। लेकिन नहीं, इस पे गोरक्षा या कश्मीर के मुद्दे पर जो वो बोले उससे कुछ नीतिगत सरकार की नई अप्रोच को झलकती है। मुझे लगता है कि जो बीजेपी आरएसएस के जो आइडियोलॉजिकल पॉलिसी है उससे कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है। अगर कोई सोचे कि अभी नरेंद्र मोदी जी कश्मीर के मुद्दे में ये सब बोल के अभी एक वाजपेयीजेशन हो रहा है और आरएसएस से हट के वो एकदम, मतलब आप तो ऐसे भी लोग हमें बोल रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी जी आडवाणी जी जैसे जिन्ना तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब इमेच्योर्ड अप्रोच है। फिर लब्बो आपके नाते आपके अनुसार नरेंद्र मोदी की बोलने की जो नीति है उसमें कुछ परिवर्तन है या वो विपक्ष के दबाव में अब आ गए हैं? नहीं, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं जो भाजपा या आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है उससे कोई डेविएशन नहीं, लेकिन वो दबाव में तो बोलते हुए लग रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं। ये आपको मानना ही पड़ेगा। मैं तो मानता हूं कि जैसे जो घटना गुजरात में हुई है उसके में एक असर
सोशल मीडिया के थ्रू प्रतिपक्ष ने कैंपेन कर रहे हैं और उसको फॉल्ट लाइन को रिपेयर करना ये जरूर प्रधानमंत्री जी के मतलब मकसद है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो अपने स्टाइल से बोल रहे हैं। प्रतिपक्ष जैसे वो चाहेगा वैसे प्रधानमंत्री बोलेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं हो सकते। जी जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।